हेलो एवरीवन, मैं प्रदीप सर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑफलाइन क्लासेस इस समय नहीं चल पा रही हैं और ऑनलाइन चल रही हैं। तो केएल पॉलिटेक्निक के इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो है कि सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर का यह सब्जेक्ट है, बेसिक है ना, ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो कोई भी हो, चाहे इलेक्ट्रिकल का हो, चाहे मैकेनिकल का, चाहे सिविल का, उसका जैसे मान लीजिए अगर सिविल का कोई है तो उस बच्चे को आपको मैकेनिकल का और इलेक्ट्रिकल का कॉम्बिनेशन का एक बेसिक नॉलेज दिया जाता है। वही आपका ये सब्जेक्ट है, क्योंकि एक इंजीनियर तभी परफेक्ट इंजीनियर कहला सकता है जिसको सभी के बारे में पता हो। तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और इसका जो है हम लोग सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं, है ना। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट पार्ट है, इसमें दो पार्टों में किताब को डिवाइड किया है ना। फर्स्ट पार्ट में मैकेनिकल का पार्ट दिया हुआ है और सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिकल का। तो सिविल इंजीनियरिंग के जो हमारे सेकेंड सेमेस्टर के बच्चे हैं उनके लिए यह सब्जेक्ट है। तो इसमें पहला जो मैकेनिकल का सब पार्ट है उसमें जो पहला चैप्टर है ऊर्जा के स्रोत हैं, ठीक है। और दूसरा क्या है, ईंधन एवं दहन है। और तीसरा क्या है, पिन है, काटर है तथा नकल जोड़ है ना। और चौथा चैप्टर जो है, और इसमें जो चौथा चैप्टर हमारा है, कुंजियाँ है, कुंजी हैं, मार्ग है तथा स्पाइलाइन है। और पांचवा चैप्टर जो है शाफ्ट है, कालर, क्रैंक तथा उत्केंद्रक है। और छठवां चैप्टर कपलिंग तथा क्लच है ना। तो इसी क्रम में जो सातवां हमारा चैप्टर है बियरिंग है, आठवां चैप्टर गियर है, और नौवां चैप्टर क्या है, स्प्रिंग है, और 10वां चैप्टर क्या है, स्नेहक। यहाँ तक जो है मैकेनिकल का पार्ट है। 10 चैप्टर मतलब हमको मैकेनिकल में पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल में भी वही है ना। कितने पूरे 18 चैप्टर हैं, तो 8 चैप्टर जो है इलेक्ट्रिकल के हैं। तो हम लोग मैकेनिकल के पार्ट को अभी कवर करेंगे। और साथ ही साथ में हम आपको बताना चाहते हैं, रविंद्र मौर्य सर भी आपको मैकेनिकल का पार्ट पढ़ा रहे हैं, है ना। तो आप लोग उस वीडियो को भी प्रीफर कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो केवल आपको मैकेनिकल का ही पार्ट उस वीडियो को देखना है। बाद में वो चल के ये जो है सिविल के पार्ट पढ़ाएंगे तो उनसे आपसे मतलब वो चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको मैकेनिकल का पार्ट पढ़ना है बाद में, ठीक है। सातवां चैप्टर इसी प्रकार बियरिंग है, गियर है ना, ये सब हमने आपको बता दिया। तो 11वां चैप्टर जो है यहाँ से इलेक्ट्रिकल शुरू होगा और ये पार्ट 2 में आता है। बुक को 2 भागों में बांट दिया गया है। तो पार्ट 2 में जो है 11वां चैप्टर ओवरव्यू है आप डीसी सर्किट। तो डीसी सर्किट में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और 12वां चैप्टर क्या है, डीसी सर्किट्स थ्योरम्स है। और 13वां चैप्टर वोल्टेज एंड करंट सोर्सेस है ना। 12वां जो कि हमने बता दिया आपको, 13 है। इसके बाद 14वां जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इंडक्शन है, मतलब इलेक्ट्रिकल द्वारा कैसे मैग्नेट बनाया जाता है उसके बारे में बताया गया है। और 15वां चैप्टर है बैटरी। तो बैटरी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, तो उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक समझेंगे, देखेंगे जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। 16वां चैप्टर एसी फंडामेंटल्स है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट का बेसिक नॉलेज है इसमें, है ना, क्या क्या होता है। और 17वां चैप्टर एसी सर्किट्स है। एसी फंडामेंटल पढ़ने के बाद उसी से संबंधित सर्किट्स रहेंगी जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये जब हम लोग चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें विस्तार पूर्वक देखेंगे। और 18वां चैप्टर जो लास्ट है इस बुक का, वेरियस टाइप ऑफ पावर प्लांट्स, मतलब कई प्रकार के पावर प्लांट्स होते हैं जिससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में हमको पढ़ना है, ठीक है। तो इतना 18 चैप्टर्स हैं इस बुक से, इस है ना सब्जेक्ट में। तो 2 भागों में बटा है, पहला मैकेनिकल पार्ट है, दूसरा जो है इलेक्ट्रिकल पार्ट है। और यह सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग के सेकेंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो इसको कंटिन्यू करते हैं और पहला चैप्टर हम लोग देखेंगे। ऊर्जा के स्रोत मतलब कितने प्रकार के होते हैं, या स्रोत कितने प्रकार के होते हैं, जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जो पहला हमारा टॉपिक है वो है ऊष्मागतिकी निकाय, मतलब थर्मोडायनामिक्स सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में हमको जानकारी लेना है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, थर्मोडायनामिक सिस्टम। और
क्या होता है इसके बारे में आइए देखते हैं। जैसा कि हमने लिख रखा है, आपके मोबाइल स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप लोग इसको आराम से पढ़ सकते हैं। जिस निश्चित एरिया के अंतर्गत ऊष्मागतिकी जिस निश्चित एरिया के अंतर्गत ऊष्मागतिकी क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उस निश्चित एरिया को ही क्या कहेंगे? एक निकाय कहेंगे, एक सिस्टम कहेंगे। और अगर यह बात टेम्परेचर या ताप की है, उष्मा की है, तो उसको क्या कहेंगे? ऊष्मागतिकी निकाय कहेंगे। सिंपल है कि नहीं? तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इसमें हम लोग छोटी छोटी जो परिभाषा होती है उसको देखेंगे। ठीक है, तो आज का जो ये ऊष्मागतिकी निकाय है, इसको हमने आपको समझा दिया, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। तो इसका जो एग्जाम्पल है, जैसा कि यहाँ पे फिगर बना के आपको दिखाया गया है ना, ऊष्मागतिकी निकाय का आपको फिगर बनाया है। तो एक निकाय मतलब एक पूरा सिस्टम है। देखिए इतना बड़ा है ये सिस्टम है, जिसके अंतर्गत एक निकाय, ये आप देख सकते हैं मध्य में, इसके चारों तरफ। अब इसमें कई चीजें, जैसे बाउंड्री है। बाउंड्री क्या होती है? जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, बाउंड्री क्या है? जिस वास्तविक या बिंदुदार रेखा के द्वारा निकाय घिरा रहता है। जो हमारा सिस्टम है, जो निकाय है, जिस बिंदुदार या जिस आकृति के कारण घिरा रहता है, उसी क्या कहेंगे? बाउंड्री कहेंगे, है ना। आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आता है कि कहा रहेगा कि आपको किन्हीं 5 पर टिप्पणी लिखिए, और दिया रहेगा कितना? 6। तो आपको उसमें जो आपको आता रहेगा 5 उसमें से कर देना। तो यही छोटे छोटे उसमें डिफिनीशन आते हैं, है ना। अब बात करते हैं परिवेश या सराउंडिंग क्या होता है। परिवेश या सराउंडिंग इसमें जो होता है, आपको जैसे कि यहाँ पे लिख रखा है, किसी की परिसीमा के बाहरी भाग, मतलब जहां तक उसका एरिया बना हुआ है ना, जिसे हम लोग कहते हैं इलाका, एरिया जितना बना हुआ है, उसी को क्या कहेंगे? उसका परिवेश या फिर परिस्थान या सराउंडिंग। ठीक है, जितने क्षेत्र तक उसका ताप का प्रभाव बनेगा, उसी को क्या कहेंगे? परिवेश कहेंगे, है ना। तो ये हमारा एक थर्मोडायनेमिक्स का सिस्टम का एक निकाय है, सिस्टम है, जिसमें जो जो चीजें हैं हमने आपको बता दिया। तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। पहला क्या है? क्लोज्ड सिस्टम। या तो यहाँ बंद सिस्टम हो सकता है, या तो यहाँ क्या होता है? हो सकता है ओपन सिस्टम भी हो सकता है, खुला भी हो सकता है ना। तो पहला जो है वो बंद सिस्टम है। तो क्लोज्ड सिस्टम का मतलब जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, आप समझ सकते हैं, वह सिस्टम जो पूर्ण रूप से क्या हो? क्लोज्ड हो, है ना। जो थर्मोडायनेमिक्स की क्रिया हो, एक रिसाइकलिंग माध्यम से क्लोज्ड माध्यम में हो, उसका जो भी हम लोग क्रिया हो, एक अंदर ही अंदर हो, बाहर से उसका कोई मतलब ना हो। ना ही ताप बाहर जाए, ना ही बाहर का ताप अंदर आए। इस प्रकार का जो सिस्टम होगा उसे क्या कहेंगे? क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज सिस्टम का यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, फिगर के द्वारा भी आप समझ सकते हैं, है ना। तो जैसे ये निकाय है, पूरा क्लोज्ड है कि नहीं, है ना। और इसी प्रकार ये पिस्टन का दिया हुआ है, जैसे गाड़ियों में पिस्टन होता है ना, जिसके कारण पंपिंग होती है तभी तो चलता है, तो वही चीज है। तो देखिए बंद निकाय के उदाहरण ये है, जैसे चलित पिस्टन के साथ सिलेंडर, है ना। जैसे गाड़ियों में आप देखे होंगे पिस्टन लगा रहता है ना, ऊपर नीचे करता है तभी तो चलता है। तो वो क्या है? क्लोज सिस्टम है। क्यों? क्योंकि उसका जो ताप होता है या उसके द्वारा जो हमारा क्रिया होती है, वह बाहर से मतलब नहीं रहता, वो अंदर ही अंदर सारी चीजें होती हैं। उसका कोई भी, जैसे प्रेशर कुकर हो गया, प्रेशर कुकर में क्या होता है? ताप बनता है, और वो ताप क्या होता है? एक एरिया में ही रहता है, जिसके कारण हमारा क्या होता है? खाना जल्दी पक जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे आइसक्रीम फ्रीज हो गया, फ्रीज में क्या होता है? अंदर ही अंदर सारी क्रियाएं होती है ना, तो यह क्लोज्ड सिस्टम होता है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा अगर हम लोग देख लेते हैं निकाय, जो सिस्टम हमने बताया आपको, वो है खुला सिस्टम, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम क्या होगा? ऐसा सिस्टम जिसमें एक तरफ से ताप मान लीजिए जाए इनपुट में, और दूसरी तरफ से क्या हो? निकल जाए, है ना। जैसे हम लोग पानी पाइप के द्वारा भरते हैं, नहीं भरते, एक तरफ से भरते हैं, दूसरी तरफ क्या होता है? निकल जाता है। अगर वो निकले ना, पाइप को क्लोज्ड कर दो तो वो क्लोज सिस्टम हो जाएगा, और यदि निकल जा रहा है तो क्या है? वो ओपन सिस्टम।
खुला निकाय है कि नहीं, सिंपल है। तो यहाँ पे लेकिन क्लोज सिस्टम का क्या मतलब है, देख लीजिए। जिस निकाय के अंतर्गत निकाय से भरे कार्यकारी पदार्थ के द्रव्यमान तथा उसकी ऊर्जा का निकाय से परिस्थान या परिस्थान से निकाय सुगमता पूर्वक स्थानांतरित हो सके, मतलब ताप बाहर या अंदर आ जा सके, इस प्रकार के निकाय को ही क्या कहेंगे, ओपन सिस्टम कहेंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है। इसमें क्या है, जो ऊर्जा स्थानांतरण है बाहर अंदर, देखिए दोनों तरफ जा सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका परिवेश है, मतलब सराउंडिंग है, एक एरिया है जिसमें ये कार्य हो रहा है। और खुला निकाय का या ओपन सिस्टम का भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे वाटर व्हील, वाटर व्हील क्या होता है, इस उपकरण के द्वारा पानी की स्थिति ऊर्जा को यांत्रिक कार्य में परिस्थिति मतलब परिवर्तित किया जाता है। इसमें पानी एक तरफ से आता है तथा दूसरी तरफ क्या होता है, निकल जाता है। ये नहीं कि उसी के अंदर क्या रहे, सराउंडिंग करता रहे, घूमता रहे, ऐसा नहीं है। एक तरफ से अगर घुस रहा है तो दूसरी तरफ से क्या होगा, निकल जाएगा। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे क्या कहेंगे हम लोग, ओपन सिस्टम, है ना। तो ये बिल्कुल इजी है, आप लोग आराम से समझ सकते हैं। उसी प्रकार इन्होंने और भी दे रखे हैं, है ना। भाप जनित्र स्टीम जनरेटर बॉयलर जो होता है, इसमें भी पानी एक तरफ से गुजारते हैं तथा दूसरी तरफ से निकाल देते हैं, वो कूलिंग के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं, ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम ये होता है। सिंपल है, अपनी भाषा में आपको एग्जाम में क्या कर देना, लिख देना। ठीक है, आइए अगला टॉपिक देखते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। अगला सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेशन का मतलब आप समझ सकते हैं अच्छी तरह से, है ना। आजकल बहुत आइसोलेशन सुनाई दे रहा है कोविड-19 की वजह से। तो आइसोलेशन का मतलब यही है कि एक क्लोज्ड सर्किल, बंद परिपथ, जिसके बाहर से न मतलब हो, न अंदर से मतलब, है ना, जो आइसोलेट हो बिल्कुल, है ना, ना वो बाहर जा सके, न बाहर से कोई उसके पास आ सके, है कि नहीं। तो वही मतलब है यहाँ पर भी। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, इस निकाय के अंतर्गत निकाय में भरे द्रव्यमान, न तो निकाय से बाहर जो उसका द्रव्यमान होगा एक्चुअल में उतना ही होगा। कोई भी सिस्टम है उसका जो द्रव्यमान होगा वो क्या होगा, एक्चुअल में उतना ही होगा, स्थिर होगा। न तो परिस्थान से बाहर जा सकता है, न तो परिस्थान में अंदर आ सकता है। द्रव्यमान क्या होता है, नियत होता है। इस निकाय का न तो परिवेश पर कोई प्रभाव पड़ता है। इस निकाय का अगर कोई भी व्यक्ति है अगर अंदर ही है तो न तो उसका बाहर कोई इफेक्ट पहुंचेगा, ना अंदर तो है ही अपना। ठीक है, कोई प्रभाव पड़ता है। ठीक है, न तो बाहर की तरफ प्रभाव पड़ता है, अंदर जो वो व्यवहार बनाए रहेगा उसी प्रकार से रहेगा। तो ये है आइसोलेटेड सिस्टम, जैसा कि यहाँ पे फिगर में भी आपको दिखाया गया है। द्रव्यमान एवं ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है। इसमें क्या होता है, न तो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, न तो द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। एक आइसोलेटेड देखो एरिया ये है, क्लोज्ड है। ठीक है, आप लोगों को मैकेनिकल का पार्ट जो है रविंदर मौर्य सर भी पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग वो भी वीडियो देख सकते हैं, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। और आप लोग हम जो पढ़ा रहे हैं ये भी देख सकते हैं, तो आप लोग उस वीडियो को भी प्रीफर करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसा कि वो जो है सिविल वालों को तो मैं ही पढ़ा रहा हूँ, सर जो है इलेक्ट्रिकल वालों को पढ़ा रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल में भी एक सब्जेक्ट है मैकेनिकल एंड सिविल करके। ठीक है, तो मैकेनिकल का पार्ट उसमें भी है, तो वही रविंद्र मौर्य सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देख के फ़ायदा उठा सकते हैं, और मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों के लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग दोनों लोग इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वाले भी देख सकते हैं और जो है सिविल वाले तो देखेंगे ही देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अगला है रुद्धोष्म निकाय। रुद्धोष्म निकाय या रुद्धोष्म सिस्टम, एडियाबैटिक सिस्टम क्या होता है, वह निकाय जिसकी परिसीमा इस प्रकार की होती है कि ऊष्मा इसके आर पार नहीं जा आ सकती।
है ना। इसमें जो उष्मा होगी न तो इधर जा सके, न तो उस पार जा सके, न तो बाहर से अंदर, न अंदर से बाहर जा सके। इस प्रकार का जो सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? रुद्धोष्म निकाय, रुद्धोष्म सिस्टम। परिसीमा के दोनों ओर चाहे जितना भी तापांतर हो, चाहे जितना, हम लोग जानते हैं ताप जो होता है हाई ताप से लो ताप की तरफ जाता है, सबको पता है। हाई टेम्परेचर लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो होता है। लेकिन इसमें चाहे जितना तापांतर हो, रुद्धोष्म निकाय में ताप का स्थानांतरण नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये अपने शब्दों में लिख देना। और जो ये रुद्धोष्म निकाय होता है, जो रुद्धोष्म सिस्टम होता है, यह निम्नलिखित कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, जैसा कि आप देख सकते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांग निकाय, होमोजेनियस सिस्टम। क्या होता है होमोजेनियस सिस्टम? देखिए, वह निकाय जिसमें द्रव्यमान या कार्यकारी पदार्थ, द्रव्यमान हो सकता है या ताप, कुछ भी हो सकता है, एक ही अवस्था में हो, समांग निकाय कहलाएगा, है ना। जैसे बर्फ, पानी, शुष्क वाष्प, ये सब क्या है? एक ही निकाय के, एक ही सिस्टम के अपर रूप है ना, तो इसको क्या कहेंगे? समांग निकाय। जैसे वायु या शुष्क वाष्प में मिश्रण, जैसे पानी का नाइट्रिक अम्ल के साथ मिश्रण, दोनों ही ऑयल है ना। तो इस प्रकार के जो सिस्टम होते हैं उसे क्या कहेंगे? समांग निकाय या होमोजेनियस सिस्टम। ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें दूसरा भी एक है विषमांग निकाय, जिसे क्या कहते हैं? हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम, विषमांग निकाय क्या होगा? सीधी सी बात है, जैसा कि आप समझ सकते हैं, समांग मतलब समान और विषमांग मतलब विषम होंगे, एक दूसरे से क्या होंगे? विषम होंगे। जैसे वह यहाँ पे दिया गया है, वह निकाय जिसमें द्रव्य या कार्यकारी पदार्थ एक से अधिक अवस्था में उपस्थित होते हैं। जैसे क्या करते हैं? ईटा, कक्कड़, पत्थर ले लें और पानी में मिक्स करते हैं, है ना। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा? विषमांग हो जाएगा। और अगर 2 विषम चीजों को मिला के बनाए हैं मिश्रण, तो वो द्विविषमांग उपस्थिति कहलाएगा, द्विविषमांग निकाय कहलाएगा। लेकिन यदि यही 3, 4 जिस प्रकार से आप बढ़ाते जाएंगे तो 3 अवस्था का मिश्रण कहलाएगा, है कि नहीं। इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। तो बच्चों, आज हम लोग जो छोटी छोटी डिफिनीशंस पढ़े हैं, आपके एग्जाम में ये आ सकते हैं और आराम से आप इसको